हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। रीट 2021 का साइंस लेवल 2 जो है उसका आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं, ऊष्मा। तो देखिए, ये सेकंड यूनिट का टॉपिक है। देखिए इसमें क्या क्या है। ऊष्मा के अंतर्गत हम इतना पढ़ लेंगे तो पर्याप्त है। अभी हमें जिस तरीके से तैयारी करनी है वो की पॉइंट पे हमें फोकस करना है जहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 बुक्स का निचोड़ है वो इकट्ठा किया मैंने अलग अलग बुक्स में से। तो इससे ज़्यादा कुछ आपके रीट एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। तो देखिए, आप सबसे पहले ऊष्मा जो है होती क्या है। तो ऊष्मा को हम बेसिकली ऊर्जा कहते हैं। ये एक एनर्जी है, एक तरह की एनर्जी है जो क्या है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इसका क्या है, स्थानांतरण होता है। ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा सकती है। कब जाएगी? जब एक वस्तु का टेम्परेचर जो है, ताप जो है वो ज्यादा हो और दूसरी वस्तु का कम हो। तो ये उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर जाएगी, जिसका टेम्परेचर जो है वो हाई होगा। वहां से ये लो टेम्परेचर की ओर ये ऊर्जा जो है वो स्थानांतरित होती है। तो अब ये ऊष्मा जो है, इसका एसआई मात्रक जो है वो क्या है, जूल है। इसका एसआई मात्रक जूल है और सीजीएस मात्रक जो है उसका क्या है, कैलोरी है, कैलोरी। ठीक है। तो इसके बाद अंतरराष्ट्रीय कैलोरी क्या है। अंतरराष्ट्रीय कैलोरी क्या होती है, ये हमारे पास इसके कुछ और मात्रक दे रखे हैं, इसको भी हम देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय कैलोरी क्या है इसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अन्य मात्रक देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये आपको ध्यान रहे कि एक जूल जो है इसके बराबर 0.24 कैलोरीज होती है। एक जूल के अंदर 0.24 कैलोरीज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से हम क्या है, एक कैलोरीज की यदि हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो ये 0.24 है, ये इसके बटा में आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4.186 जूल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो फैक्ट है, ये वाली लाइन है, ये आपके रीट एग्जाम में पूछी गई है। ये वाली लाइन कि यहाँ से उसने एक जूल बराबर कितने कैलोरी होती है वो पूछ लिया था। तो ये 4.1 जो है, या आप इसको 4.186 जो है, इसको आप अप्रोक्सीमेट कितना मान सकते हो, 4.2 मान सकते हो। ये 4.2 इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। और यही पूछा था उसमें, एक ऑप्शन था 1/4.2 कैलोरी। तो ये उसका राइट आंसर था। क्वेश्चन क्या था, एक जूल में कितने कैलोरी होती है। तो ये जो वैल्यू है ये इसके बटा में आ जाती, तो ये बन जाता 1.42 कैलोरी, 4.2 कैलोरी। अब यहाँ पे जो 1 किलो कैलोरी है ये किसके बराबर होती है। तो ये इसमें 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरीज होती है। और इसके बराबर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 4.186 इंटू 10⁻³ जूल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से गुणा हो जाएगा। तो उसके बाद एक BTU, ये BTU क्या है, तो ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ये भी क्या है, एक ऊष्मा का मात्रक है। तो ये एक BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर क्या होती है, 252 कैलोरीज होती है। एक BTU के अंदर कितनी कैलोरीज होती है, 252। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है पेपर में। तो ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट है क्या, तो एक पौंड जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी परिभाषा वगैरह। 1 पौंड जल का ताप, 1 पौंड जल होना चाहिए, 1 पौंड जल। और आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है कि 1 पौंड में कितने ग्राम होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो 1 पौंड जल का ताप हमें कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऐसा करने के लिए हमें जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी वही क्या है, 1 BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय कैलोरी की परिभाषा में याद रखनी है। 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो है वो क्या कहलाती है, अंतरराष्ट्रीय कैलोरी कहलाती है। ध्यान रहे, 1 ग्राम जल होना चाहिए और इसका ताप 14.5 से कितना करना है, 15.5 डिग्री सेल्सियस करना है। तो ऐसा करने के लिए हमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी उसी को हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय कैलोरी। तो ये भी आपको परिभाषा, डेफिनेशन वगैरह याद रख लेनी है, पूछी जाती है पेपर में कई बार। तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ताप परिवर्तन के लिए ऊष्मा का मान निम्न पर निर्भर करता है। तो किस किस बातों पर निर्भर करता है ताप परिवर्तन के लिए, तो यहाँ पे एक तो है द्रव्यमान, दूसरा है ताप परिवर्तन और तीसरा है पदार्थ की प्रकृति। ये तीनों बातों पर निर्भर करता है और चौथी किसी चीज पे निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान, ताप परिवर्तन और पदार्थ की प्रकृति, ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ऊष्माधारिता क्या है, तो
ऊष्माधारिता क्या है कि वो कोई वस्तु के अंदर कितनी ऊष्मा वो ग्रहण कर सकती है। तो पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ऊष्मा के लिए आवश्यक ऊष्मा, पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, ये जो निशान बना हुआ है ये इसका मतलब क्या है, बढ़ाने के लिए। तो पदार्थ का ताप, कोई भी पदार्थ हो हमारे पास, उसकी क्वांटिटी कुछ भी हो, उसका ताप जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमें बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, और उसके लिए जितनी हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी वो ही ऊष्मा क्या है, ऊष्माधारिता उस पदार्थ की क्या कहलाती है, ऊष्माधारिता कहलाती है। देखिए भाई, ये जो ऊष्माधारिता है इसका फॉर्मूला, इसको हम सी से लिखेंगे, सी बराबर Q अपॉन थीटा। यहाँ पे Q क्या है, Q क्या है, उसको दी जाने वाली ऊष्मा है, और थीटा क्या है, उसमें जो ताप परिवर्तन हमने कितना किया है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमने उसमें ताप परिवर्तन किया, तो थीटा का मान यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस रख देंगे तो हमारे पास Q बराबर C मिलेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्माधारिता कहते हैं। उसके बाद इसके मात्रक की बात करें तो ये ऊष्माधीत ऊष्मा का मात्रक क्या है, कैलोरी, और ये थीटा बटा में आ रहा है तो इसका मात्रक क्या है, केल्विन। तो इसका मात्रक क्या बन गया, कैलोरी प्रति केल्विन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद विशिष्ट ऊष्मा, ये विशिष्ट ऊष्मा आगे गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ये बिल्कुल आसान है, आपको इनकी परिभाषाएं याद रखनी है, तो ये पेपर में पूछी भी जाती है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, एकांक द्रव्यमान। यहाँ पे पदार्थ का कोई भी क्वांटिटी फिक्स नहीं थी, यहाँ पे आप देखोगे तो पदार्थ कोई भी है, उसकी मात्रा कुछ भी हो, बस उसका ताप हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या है, क्वांटिटी भी फिक्स कर दी और ताप भी फिक्स है। यहाँ पे हमने क्या है, एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि, एकांक ताप वृद्धि करने के लिए जितनी हमें ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी उसी को हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यदि हम इसका फॉर्मूला लिखें तो विशिष्ट ऊष्मा C बराबर Q अपॉन M इंटू थीटा होता है। M क्या है कि हमने उसका कितना द्रव्यमान लिया है, थीटा क्या है उसमें ताप परिवर्तन हमने कितना किया है, और Q क्या है उस समय जो हमने उसको ऊष्मा दी है वो कितनी है। तो ये हमारे पास इसका मात्रक इस फॉर्मूले से हम बनाएंगे। तो Q क्या है, ऊष्मा, ऊष्मा का मात्रक जूल, और M क्या है हमारे पास, मास है, यानी इसको आप कहोगे द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और थीटा को हम किसमें माप सकते हैं, केल्विन के अंदर। तो इसका मात्रक, ये फॉर्मूला आपके पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मात्रक वगैरह आप जरूर याद रखोगे क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये मात्रक जो है इसका क्या होता है, जूल बटा में किलोग्राम केल्विन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमें ध्यान ये भी बात रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक है, बाकी जो पदार्थ हैं उसमें से जल की जो विशिष्ट ऊष्मा का मान है वो सबसे ज्यादा है, ये भी आप बात आपको ध्यान रखनी है। और इसका जो वैल्यू है वो कितनी होती है, तो 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये इसकी वैल्यू होती है, अगर आप याद रखना चाहो। वैसे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान बाकी जो अन्य पदार्थ होंगे उसकी तुलना में क्या है, ज्यादा होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको 3-4 ऑप्शन दे सकता है कि जैसे बर्फ है, ठीक है, और भी कोई 2-3 ऑप्शन दे देगा, और आप एक बीच में जल डाल देगा और आपसे पूछेगा कि निम्न में से सबसे विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक किस में होगा, तो आपको टिक करना है वहां पे जल में। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो विशिष्ट ऊष्मा है ये दो प्रकार की होती है, एक तो Cp और एक Cv। और ये Cp क्या है, ये जब हम इसका प्रेशर जो है, दाब, यानी दाब जब हम नियत कर दें तो उस समय एकांक द्रव्यमान लेना है और उसमें एकांक ताप वृद्धि करनी है। दोबारा फिर ध्यान से सुनिए, ये Cp जो है ये क्या है, नियत दाब पर किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब पर, और ये Cv क्या है, नियत आयतन पर, नियत आयतन पर किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, ये नियत आयतन पर और ये नियत दाब पर। तो ये इस तरह से हमारे पास दो विशिष्ट ऊष्मा बन जाती हैं, एक तो नियत दाब पर और एक नियत क्या है, आयतन पर। तो यहाँ पे नियत दाब वाली हम देखेंगे, तो नियत दाब वाली में हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि दाब जो है वो नियत होना चाहिए, तब हमें एकांक द्रव्यमान कोई भी पदार्थ है उसका एकांक द्रव्यमान लेना है और उसमें एकांक ताप वृद्धि करेंगे, तो तब जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे भी, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। ऐसे ही यदि हम आयतन को स्थिर रखेंगे तब हम उसका इकाई द्रव्यमान लेकर के उसमें इकाई ताप वृद्धि करेंगे, तो तब जो हमारे पास ऊष्मा आएगी उसको हम क्या कहेंगे, नियत आयतन पर उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। तो ये आपको संबंध इसमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो
ये जो है वो Cp माइनस Cv बराबर R, और ये मेयर का सूत्र कहलाता है क्योंकि इसको मेयर ने व्युत्पत्ति किया था, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मेयर का सूत्र Cp माइनस Cv बराबर R। R क्या है, कांस्टेंट, और ये Cp और Cv मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे Cp की वैल्यू, ये जो Cp की वैल्यू है ये Cv से बड़ी होती है, तभी तो हम Cp माइनस Cv कर रहे हैं, ना कि Cv माइनस Cp कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रह जाएगी। इसका मात्रक जब आप निकालोगे तो मात्रक तो इसका यही रहेगा, जूल प्रति किलोग्राम और केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे गुप्त ऊष्मा के बारे में हम देखते हैं। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, स्थिर ताप पर ताप तो पहले हमें क्या रखना है, स्थिर रखना है। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, पर 1 किलोग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा, अब हमें अवस्था में चेंज करना है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, गुप्त ऊष्मा। ये दो तरह की होती है, एक तो गलन की गुप्त ऊष्मा और एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ध्यान रहे इसकी परिभाषा गुप्त ऊष्मा क्या है, एक तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, 1 किलोग्राम पदार्थ लेना है, उसमें अवस्था परिवर्तित करनी है। यदि वो ठोस है तो हमें उसको द्रव में बदलना है, यदि द्रव है तो उसको क्या है, वाष्प में बदलना है। और इसी आधार पे ये दो तरह की हमारे पास गुप्त ऊष्माएं होती हैं, एक तो गलन की और एक वाष्पन की। तो देखिए ये रीट 2016 में ये परिभाषा पूछी गई है, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए। स्थिर ताप पर 1 किलोग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम या फिर कैलोरी प्रति ग्राम होता है, ये भी आपको ध्यान रहेगा। और गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो ये यहाँ पे गलन की गुप्त ऊष्मा, यदि आपको गुप्त ऊष्मा की परिभाषा याद है तो फिर आप ये परिभाषा आसानी से बना सकते हो कि स्थिर ताप पर 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को गलित अवस्था में या फिर द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा है उसी को हम क्या कहते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गलन की गुप्त ऊष्मा। तो ये क्या, यहाँ पे पदार्थ जो हम वो ठोस लेकर के चलेंगे, बस इतना सा फर्क है। तो इसको हमें किसमें चेंज करना होगा, किसी द्रव पदार्थ में, उसको हमें द्रव में चेंज करना होगा। तो जैसे देखिए आप बर्फ को जब हम बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा हम निकालें तो वो कितनी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ये भी बात आपको ध्यान रख लेनी है। तो उसके बाद वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है, स्थिर ताप पर 1 किलोग्राम कोई द्रव पदार्थ है उसको वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जितनी हम ऊष्मा उसको देंगे वो ही क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और ये जल के लिए 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे जो नए वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर तरीके से पहुंच पाए और आप उसका लाभ उठा सको। धन्यवाद।